ठीक है। अब तुम लोगों की स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गौर से देखना क्या क्या कंटेंट तुम लोग पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर एएमयू बीटेक में वेटेज की बात करें तो कितने सवाल आ रहे हैं इससे हर साल? 17 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। ये आपके 17 नंबर फिक्स हैं। 17 में 20 हो सकते हैं पर 16 नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। आजकल ये पेपर का ट्रेंड चल रहा है कि 17 में ये लोग 20 तो कर दे रहे हैं पर 16 नहीं कर रहे हैं। तो ये 17 सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब ये 17 सवाल मेरे दिमाग के हिसाब से आप महज 10 दिन के अंदर 17 में से करीबन 15-15 आराम से निकाल के ला सकते हो। बस आपको एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कंटेंट का वो कौन सा पार्ट है जो उस पर मुझे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, और कंटेंट का वो कौन सा पार्ट है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा क्या करनी है बेटा, मेहनत करनी है। अब गौर से देखना, स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईयूपीएससी से, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करनी है हम लोगों को? आईयूपीएससी से। अब ये आईयूपीएससी का ट्रेंड एएमयू का ये है कि सवाल आया तो आया, वरना कोई भी गारंटी नहीं है कि सवाल सिंगल भी मुझे मिलने वाला है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि ये भी इसमें से कोई भी सवाल तुम लोगों को मिले, पर हाँ एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि एटलीस्ट अगर आया तो एक सवाल जरूर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होगा आपका, जरूर आ जाएगा। इसका मतलब मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं कि इस चैप्टर में मैं कितनी भी मेहनत करूंगा तो एटलीस्ट मेरे हाथ में क्या रहने वाला है, एक क्वेश्चन रहने वाला है कि भाई एक नंबर हो सकता है, मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे मिल जाएगा। दूसरा जो चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म से कितने सवाल आते हैं? 3 to 4। अच्छा, कौन सा ऐसा साल है जिस साल 4 सवाल पूछे आइसोमेरिज्म से? ये पता नहीं, 3 to 4 सवाल आ रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सवाल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सवाल, वरना मैं कितना मान के चलूं, एक सवाल बस। केवल कितना अजूम करके चलूं, एक सवाल आइसोमेरिज्म से। बहुत गौर से सुनना, आइसोमेरिज्म से आज तक कभी ऐसी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 4 सवाल कभी आइसोमेरिज्म से आए हो। 4 साल से तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो। यू आर गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, पहले ही चल रहे हो एक स्टेप आगे। अब आइसोमेरिज्म से खिंच के कितने सवाल आएंगे, 2। अब एटलीस्ट मैं कितने अजूम करके चलता हूं, एक। अगर मैं तुमको ट्रेंड बताऊं कोचिंगों का, तो ये आइसोमेरिज्म अकेला ऐसा टॉपिक है, अगर आप मुझसे ही खुद कहो कि सर पढ़ा दो तो 17 लेक्चर अकेला मैं खड़े होकर दे सकता हूं लगातार। किस पे? आइसोमेरिज्म पे। कितने बेटा? 16 to 17 लेक्चर, और 1 घंटे नॉन स्टॉप बोलूंगा, और 17 घंटे लगातार बोल सकता हूं मैं। किस में? आइसोमेरिज्म में। तुम लोगों के केस में कितना बोलूंगा? 3 घंटे केवल। कितना बोलूंगा? 17 में से केवल 3 घंटे। मतलब एटलीस्ट मैं इस पर कितने लेक्चर लेने वाला हूँ? मैक्सिमम 2 लेक्चर लेने वाला हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मेरा गया तो कितना चला जाएगा? 3 लेक्चर चला जाएगा। ये जो आप ऊपर आईयूपीएससी देख रहे हो, ये भी मेरे कितने लेक्चर जाने वाले हैं? 2 से 3 लेक्चर जाने वाले हैं। अब 3 और 3 मिला के लेक्चर कितने हो गए? 6। मार्क्स कितने बने? 2। मार्क्स कितने बने? तो हमें ये भी तो कैलकुलेट करना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, माना हार्ड वर्क तो बहुत है। अब आइसोमेरिज्म से कौन से पार्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं? तो अगर मैं आइसोमेरिज्म में अगर बात करूं तो इसमें भी 2 टाइप है, एक स्ट्रक्चरल, अरे बोलो, और दूसरा क्या है बेटा? स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल के कौन से पार्ट से ज्यादा सवाल बन रहे हैं? तो एक वैरायटी इतनी फेमस है जिसमें से हर साल सवाल पूछ रहा है, क्या है वो? लिंकेज तो बेटा इसमें होता ही नहीं है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कभी लिंकेज का नाम सुना है? एक इसमें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल में एक वैरायटी इतनी पॉपुलर है, हर अल्टरनेटिव ईयर पे अगर आइसोमेरिज्म से सवाल टपका तो इन्होंने वहीं से उठा के सवाल को टपका है, वो है परसेंटेज इनॉल कंटेंट। ये वैरायटी क्या है स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में? इस पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का साइन लगवा देता हूँ कि भाई इससे सवाल क्या बन रहे हैं बेटा, बार बार बन रहे हैं। इसके बाद अगर कहीं सवाल बन रहे हैं स्ट्रक्चरल से, तो इन्होंने पूछना केवल एक ही पॉइंट से पकड़ना स्टार्ट कर दिया है कि कितना परसेंट इनॉल बनेगा और कितना परसेंट कीटो बनेगा, या कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, पर कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें मेरी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। वो केसेस बनते हैं या तो मेरा कंपाउंड एरोमेटिक बन जा रहा हो, या मेरा कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही हो, या मेरे कंपाउंड के अंदर एक्सेसिव रेजोनेंस हो जा रहे हो, वही एरोमेटिसिटी भी बोल सकते हो।
अगर ये 3 केसेस बन रहे हैं, इन 3 केसेस में ये वाली फॉर्म इससे क्या हो जाएगी, कीटो से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और यही पकड़ रखा है एग्जामिनर ने, आपसे 4 क्वेश्चन में दे देगा, 4 ऑप्शन बना के ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपसे कहेगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसके अंदर है। स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में ये ज़्यादा मेन है, स्टीरियो वाले पार्ट में आपके दोनों के दोनों मेन है। आपका सवाल ज्योमेट्रिकल से भी बन रहा है, इससे ज़्यादा बन रहा है एएमयू में, और आपका सवाल बेटा ऑप्टिकल से भी बन रहा है। तो मेरा पढ़ाने का ट्रेंड ये रहेगा कि जब मैं पहले लेक्चर को लेने आऊँगा आइसोमेरिज्म को, तो पहले लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चरल खत्म हो जाएगा। पहले ही लेक्चर में क्या खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। और सेकंड लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना ज्योमेट्रिकल भी पढ़ें और हम लोग अपना ऑप्टिकल भी पढ़ें, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे स्लाइड बनवा के पहले ही रखनी पड़ेगी कंटेंट की हेडिंग्स की, कम से कम एटलीस्ट किसकी, क्वेश्चंस की, ताकि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए। आइसोमेरिज्म के अंदर आपको ये पार्ट पढ़ना है, केवल कितना पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। अब मैं अगर पढ़ाने लग जाऊं तो 5 लेक्चर तो मैं किस में दे सकता हूं, केवल स्ट्रक्चरल पे ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट क्या होता जा रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। हमको कंटेंट क्या करना है, बहुत ज़्यादा श्रिंक करना है। ये हमारा दूसरा चैप्टर फिनिश हुआ। अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड चैप्टर की। तुम लोगों ने फिर वही स्टार्ट कर दिया। अब बात कर रहा हूं मैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर कौन सा है, जीओसी। ठीक है, अगर मैं कहूं तो आपकी एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, अरे भाई रुक जाओ, आपकी एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये मेन है यार पूरा का पूरा, ये पूरी क्या करनी पड़ेगी हमको, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसमें कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं चलेगा। इसका एक एक आर्टिकल हम ये कह सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप कम से कम मेरे ही लेक्चर अजूम करके चलो, तो कम से कम मैं इसमें 5 लेक्चर देने वाला हूँ। किसके अंदर, जीओसी के अंदर। तो जीओसी क्या करनी है आप लोगों को, डिटेल में पढ़नी है। आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे की पढ़ोगे, उसका 70% पार्ट का जो कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा, वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, जीओसी पे। उसको आइसोमेरिज्म बहुत रेयर है। आइसोमेरिज्म जब भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में लगता है, वो सवाल आईआईटी एडवांस के होते हैं, वो एएमयू बीटेक के सवाल नहीं होते हैं। फिर वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट पूछता है। जब पूछने पे आ जाए तो क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट। और स्टीरियो प्रोडक्ट बताने के लिए मुझे कायरल कार्बन देखना पड़ेगा, और कायरल कार्बन देखने के लिए कायरल सेंटर देखना पड़ेगा, और कायरल सेंटर देखने के लिए मुझे अपने क्या लगाना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या लगाना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, हमारे सिलेबस का पार्ट है कि हमको जीओसी पढ़नी है डिटेल में, क्योंकि हमारे में कभी ये पूछता ही नहीं है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे सवाल, हमारे क्वेश्चन में ये चीज बन ही नहीं रही है एमयू में कि कितने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। अब गौर से देखना, इसका मतलब तुम लोगों को सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है वो किस वाले पार्ट पे करनी है, जीओसी वाले पार्ट पे करनी है। इस जीओसी वाले पार्ट के बाद में मैं क्या काम करूंगा, आपका अगला चैप्टर रखेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अगला चैप्टर में रखूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें भी आप करीब करीब अज्यूम कर सकते हो मेरे 5 लेक्चर। ठीक, फिर रिएक्शन, ये आपकी कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। इसके बाद में आप केवल एक चैप्टर और मेरा पढ़ोगे, जिसका मैं नाम ही स्टार्टिंग में लिख दूंगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक। मतलब अब जब ये इस पे मैंने हेडिंग लगा दिया, अब मैं आपको चैप्टरों के नाम नहीं डालूंगा कि मैं आपको हेलोएरिन हेलोएल्कीन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा हूँ, मैं अमीन पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नामांकन नहीं डलेगा। एक बार हेडिंग डल गई कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अब मैं आपको अपने पैटर्न से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और इस तरीके से वो सारे के सारे लेक्चर डिजाइन है बेटा कि जब एट द एंड आप सारे लेक्चर रिवाइज करोगे तो आप पूरी ऑर्गेनिक को सिंगल टाइम में कनेक्ट कर दोगे। पूरी ऑर्गेनिक को क्या कर दोगे, सिंगल टाइम में कनेक्ट कर दोगे। मैं आपको रिएक्शन में बेटा पता है क्या लिख के दूंगा, CH4। क्या लिख के दूंगा, CH4। आप इस पे लिखोगे क्लोरीन और क्या बना दोगे, H म्यू। आप कहोगे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन से, हम पहुंच गए एल्काइल हलाइड पे। हम कहाँ पहुंच गए, एल्काइल हलाइड पे। एल्काइल हलाइड को पहुंचने के बाद मैं एल्काइल हलाइड को किस में कन्वर्ट करूंगा, एल्कोहल में। एल्कोहल को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कीटोन में। कीटोन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, अमीन में। मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन सिखाऊंगा, स्टार्टिंग से ही क्या सिखाएंगे, क्रॉस, कि अगर मेरे हाथ में ये है तो मैं इससे दूसरा कैसे बना सकता हूँ। ठीक है नहीं, वो चीज़ आपको क्या मदद करेगी, वो चीज़ आपको ऐसे मदद करेगी जब एग्जाम में रिएजेंट लिख के अगर आपको दे दिया जाएगा, वो सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा। आप रिएजेंट की शक्ल देख के बता दोगे ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्काइल हैलाइड में। ये एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल में।
आप समझते हो ना मेरी बात को कि ये कैसे हम लोग करते हैं? अरे बोलो। ये सारी चीजें क्या रहेंगी आपकी? कनेक्टिविटी रहेगी। अब जब मैंने कहा ना कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप अजूम करके चलना बेटा, कम से कम अगर मैं सही तरीके से तुमको पढ़ाऊं, कंटेंट ना उड़ाने के इरादे से पढ़ाऊं, तो करीब करीब 7 से 8 लेक्चर मुझे इसमें देने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, 7 से 8 लेक्चर देने पड़ेंगे। अगर हम रफली रफली अपने सारे लेक्चर्स की काउंटिंग करें तो कितने लेक्चर बैठ रहे हैं? 24 लेक्चर बैठ रहे हैं। देख लो गौर से, कितने लेक्चर बैठ रहे हैं दोस्त? 24। और हमारे पास में दिन कितने हैं? दिन कितने हमारे पास में दोस्त? नहीं पता? अरे तुम कैलेंडर पे दिन नहीं काट रहे हो क्या अपने घर में? शादियों के ही दिन काटोगे, एग्जाम के दिन नहीं काटने हैं क्या? है भाई? हम तो शादियों के भी नहीं काट रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम्म। एटलीस्ट, अरे नहीं यार, इतना भी कम मत मानो। अभी 40 दिन तो ऑन एन एवरेज हमारे पास में है ना। मतलब हमारे लेक्चर कितने बैठ रहे हैं? 23। 23 है, 24। और हमारे पास में दिन कितने हैं? 40, है ना? ऑन एन एवरेज 40 डेज मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ आज से यार? ये बताओ। 35 मान लो, और कम कर दो। 10 जून को एग्जाम नहीं है तुम लोगों का? सीयूटी सीयूटी का एग्जाम है तुम्हारा है? ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक का रोड मैप जो तुम लोगों को पढ़ना है भाई, मेरे हिसाब से। अब इसमें जो जहां जहां पे लिखा है मैंने 5 लेक्चर, 5 लेक्चर, 4 लेक्चर, अब डिपेंड करता है मैं क्लास में पढ़ाने पर। जहां पर 5 लिखा है हो सकता है वो 3 हो जाए। मतलब ये मैंने क्या अजूम करके लिखे हैं सारे के सारे, कि मैक्सिमम। अब इनमें 5 से 6 कोई नहीं जाएगा, 5 से 4 जाएंगे, 5 से 3 जाएंगे, 3 से 2 जाएगा, ऐसा तो होगा। पर उल्टा नहीं होगा इसका, कि मैं इसमें क्या करूंगा, ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दूंगा। अच्छा एक चीज याद रखना, अभी मैं जो इससे पिछले वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज रात स्टार्ट हो रही है यहाँ से। उनका आईयूपीएसी खत्म, आइसोमेरिज्म खत्म, जीओसी पूरा खत्म। उस बैच में स्टार्ट हो रही है रिएक्शन मैकेनिज्म से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आज। ये चलेगा और वो वाला पार्ट चलेगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे रफली तुम्हारे कितने दिन चाहिए? 15 डेज चाहिए कंप्लीट करने के लिए में। हाँ, हाँ, उस वाले बैच में फिजिकल केमिस्ट्री कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, इस वाले बैच में होगी। इस वाले बैच में फिजिकल केमिस्ट्री होगी, टेंशन मत लो। 15 मई के बाद एटलीस्ट मुझे लग रहा है तुम्हारी फिजिकल की ही क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मेरे एग्जाम हैं बीटेक के फाइनल ईयर के 13 मई से। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरा कंटेंट जितना भी है ऑर्गेनिक वाला पार्ट मेजरली मैं 13 तक अपना खत्म कर दूं। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं बीच बीच में क्लासेस लगा के 2-2 घंटे की उसे अपना खत्म कर दूंगा। मतलब मैं अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपके हाथ में 10 मई तक दे दूंगा, ले जाओ। सही है, हाँ 10 मई तक दे दूंगा। अगर मुझे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर अभी लगानी पड़ी तो मैं बता दूंगा कि 2-2 घंटे की ऑर्गेनिक की क्लासेस लगेंगी। ठीक है नहीं? चलो, ये तुम्हारा हो गया रोड मैप। अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाओ आईयूपीएसी। अपनी कॉपी पर बेटा हेडिंग लगाइए आईयूपीएसी। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, आईयूपीएसी की जरूरत क्या पड़ी? वाई वी आर रीडिंग आईयूपीएसी? वेरी गुड। पहली जरूरत क्या पड़ी? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दी। जैसे आज की डेट में इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ठीक है नहीं, हर कोई क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। अभी तुम साउथ से एक्टर बुला लो तो वो यहाँ पे आके अगर वो
तेलुगु बोलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, है ना। तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, जब वो इंग्लिश बोलेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत हम इंडियन लोग क्या करेंगे, इधर वाले पकड़ लेंगे, है कि नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ वाले वहाँ जाके अल्कोहल बोलते और अल्कोहल का वो मतलब ही नहीं समझते, है कि नहीं, तो मामला गड़बड़ाया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, कि क्या जरूरत पड़ी, कंट्री टू कंट्री नाम क्या कर रहे थे, वेरी। ओके, एक एक्सपेक्ट ही हो गया, क्या बस इसीलिए आईयूपीएसी बनाया था? दूसरा क्या था, केवल एक ही रीजन था ये? दूसरा, दूसरा क्या है, कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, आईयूपीएसी की क्या जरूरत पड़ी? अरे तुम लोग 10th में आईयूपीएसी तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? तो क्या बताया टीचर ने? हम्म, अच्छा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म तो नहीं पूछोगे मुझसे? 10th क्लास की चल नहीं रही है यहाँ पे, कि 10th में थोड़ी नहीं हम आईयूपीएसी की फुल फॉर्म सिखाएंगे तुम्हें। बोलो भाई। तीसरा रीजन, पहला रीजन कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा था, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंसर्ट कर दी, आईयूपीएसी बना दिया। दूसरा, वो कह रहा भाई कंपाउंड को क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तीसरा, तीसरा ही तो सबसे मेजर था जो आपने बताया नहीं, इजी टू लर्न द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भाई अगर मैं सबके कॉमन नेम रख देता तो क्या तुम याद कर लेते? इजी टू लर्न हो गया, सबसे बड़ा सिंपल क्या हो गया, कि मैंने रट्टा नहीं मारा पर मैं उसका नाम बता दूंगा, अगर तुम मुझे लिख के दे दो तो। अगर मुझे कोई लिख के दे दे तो मैं उसका क्या बता दूंगा, नाम बता दूंगा, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कैलकुलेशन कहती है करीब करीब, मुझे जहां तक नेट का डाटा याद है, एक बार सर्च करके देखना, हर साल करीब करीब 1 लाख नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा क्या हो जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं। अब तुम बताओ अगर मैं कॉमन नेम रख के याद करता सबको तो कोई याद कर लेता क्या? कोई भी याद नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ये हर साल जो नए बनते हैं ना, तो कोई ऐसा रूल बताओ जिसको हम पढ़ लें, फिर हमें कोई भी कंपाउंड दें हम उसका बेटा क्या कर लें, उसका नोमेनक्लेचर कर लें, है कि नहीं। तो ये क्या रहा मेरा आईयूपीएसी का तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन रहा आईयूपीएसी को बनाने का। अब पूरी आईयूपीएसी को अगर मैं किसी सिंगल फॉर्मूले में क्या करूं, कन्वर्ट करूं, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो भाई। अगर मैं पूरी आईयूपीएसी को सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो कौन सा रहेगा मेरा सिंगल फॉर्मूला? बोलो भाई। हम्म, मेन चेन प्लस प्लस फंक्शनल गुल ग्रुप। अच्छा फंक्शनल रूल, अच्छा मैं कह रहा फंक्शनल गोल। फंक्शनल रूल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। चलो भैया आ जाओ। चलो, प्लस का 2 डिग्री सफिक्स, अगर पूरी आईयूपीएसी में अगर मैं किसी फॉर्मूले का यूज करूंगा तो वो फॉर्मूला ये है, 2 डिग्री प्रीफिक्स देन 1 डिग्री प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। अब तुमको क्या काम करना है, पहला काम तो तुमको यह है कि इसके हर एलिमेंट को समझना है, इसके हर एलिमेंट को जस्ट क्या करना है हमको, समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? जो क्या लगता है, पीछे लगता है, बहुत पता है तुम्हें। ये कह रहे हैं जो सबसे बाद में लगता है उसे हम सबसे आगे लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। बहुत बढ़िया पढ़ के आए हो आप लोग, जहां भी आपने पढ़ी है पूरी ऑर्गेनिक हिला के पढ़ी है। ये होती है आपकी ब्रांचिंग,
2 डिग्री प्रीफिक्स मेरी क्या होती है? ब्रांचिंग है। जिसको अभी अभी किसी बच्चे ने बोला क्या? सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, जो क्या लग रहा है? ब्रांचिंग। सबसे पहले आपको पूरी चेन में अगर किसी का नाम लिखना है, यूपीएससी कहता है आप सबसे पहला नाम ब्रांच का लिखोगे। सबसे पहला नाम किसका लिखोगे? अगर ब्रांच अवेलेबल है तो ब्रांच का लिखोगे। दूसरा क्या है मेरा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको कहते हैं? ये बताता है साइक्लिक है या असाइक्लिक है। एक्चुअल में ये बताता है नेचर ऑफ चेन। नेचर ऑफ चेन कह सकते हो आप। जो अभी अभी बोला कि मेरी चेन ओपन है या मेरी चेन क्लोज है, ये किसको बताता है? चेन के नेचर को। अगर चेन का नेचर ओपन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चेन का नेचर अगर क्लोज है तो ये कहते हैं एक वर्ड ऐड कर दो उसकी जगह पे आप, क्या? साइक्लो। एक तो ये हो गया। क्या बस इतना ही बताता है? ना, ये कुछ चीजें और बताता है। जैसे मैंने नेचर ऑफ चेन में कहा कि एक चेन मेरी ऐसी है, कार्बन 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 कार्बन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओपन चेन। एक चेन मेरी ऐसी है कार्बन कार्बन कार्बन, ये मेरी कैसी हो गई? क्लोज। अब गौर से देखना, दो स्पेशल चेन और जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, एक मैंने ऐसे बना दिया और इसी को जोड़ते हुए मैंने ऐसे बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? अगर इस तरीके का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाई साइक्लो। इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो क्लोज चेन में दो कार्बन एटम क्या कर रहे हो बेटा? शेयरिंग कर रहे हो, उसका नाम मैं क्या दूंगा? बाई साइक्लो। एक वैरायटी और आपके सिलेबस में स्पेशल है जो आप लोगों को पढ़नी है, जिसको अगर मैं बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। आप लोग गौर से देखो, ये वो कार्बन एटम है जो कितनी क्लोज चेनों में पार्टिसिपेट कर रहा है? 2 में। इसका नाम है स्पाइरो। तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साइक्लो, हम पढ़ते हैं बाईसाइक्लो, और हम क्या पढ़ते हैं? स्पाइरो। ओपन, साइक्लो, बाईसाइक्लो, और क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पाइरो। ये क्या चेन का नाम है? ठीक है, एक वर्ड ऐड करेंगे, क्या? स्पाइरो। साइक्लिक होगा तो क्या वर्ड ऐड करेंगे? साइक्लो। अरे क्लियर है? इसके बाद आते हैं आपके रूट वर्ड। अरे ये तो कम से कम ऐसा लेक्चर है यार, ये तो एटलीस्ट सबको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? ये एटलीस्ट किसको समझ में आना चाहिए? सबको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? अरे ये तो सब लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ पाए हो ना। अब रूट वर्ड कौन बताएगा भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, बस। इन द मेन चेन, ओके, इन पेरेंट चेन, सही है। हाँ वही जिसको आप लोग क्या नाम देते हो? मेन चेन, है कि नहीं? जिसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? मेन चेन। उसको हमजा तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेन चेन। ठीक है भाई, आई एग्री विद यू, मेन चेन। ये मेरा क्या हो गया बेटा? रूट वर्ड। कि मेरी मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, इस बात से मुझे पता चलेगा कि उसका रूट वर्ड कितना है। अगर मेरी मेन चेन के अंदर कार्बन 1 है तो क्या नाम होगा? 2 है तो क्या होगा? बोलो भाई। ये क्या हो गया? इसके बाद छोड़ दो, 10 से आगे तुम्हारे आते नहीं है। इससे आगे क्या रहेंगे? आएंगे नहीं। तुम्हारी चेन में जो आएगा कितना आएगा? मैक्सिमम 10 का। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत हाई फाई आईयूपीएससी पढ़ाऊंगा, पर जो एएमयू में सवाल आएगा ना, इतना लुल आएगा तो मैं देख के लगेगा कि क्या ही पढ़ाता हमने, इतनी देर टाइम इन्वेस्ट क्यों किया अपना। या तो सवाल पूछेगा सबसे लास्ट के कॉन्सेप्ट से, जैसे मैं हर बार स्टार लगा के मार्क कराता हूँ,
या सवाल पूछेगा इतना आसान कि तुमको लगेगा कि इतना पढ़ाई क्यों, तो एक लेक्चर ही था, इस पे 3 लेक्चर क्यों खराब कर दिए, एक लेक्चर का कंटेंट लगेगा। उसके बाद आ जाओ 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स पे। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? कार्बन एटम के एग्जैक्टली क्या बता देगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। मेरी पेरेंट चेन कैसी है ये बताएगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉमा ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड डिग्री सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या बताता है दोस्त, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, पहली बार सुन रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रुप। क्या डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की, 1 मिनट, किसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप? एग्जैक्टली ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहीं हद तक सही है। हाँ भाई युक्ति क्या है, प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज में चेंज उसी की वजह से आता है, और कोई रीजन नहीं है क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आए। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, तरीका सही है। हाँ भाई अंशुल, किसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप? जिसमें कोई, अरे भाई आप लोग तो बिल्कुल साइकोलॉजी वाली बातें कर रहे हैं सबके सब। ये केमिस्ट्री की क्लास है भाई, है कि नहीं? साइकोलॉजी की क्लास बना दी। ऐसा कोई जो अपने आप में क्या लाता है, चेंज लाता है, अंशुल के हिसाब से वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हाँ भाई ओजस, क्या है फंक्शनल ग्रुप? एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक ऐड करे। अरे भाई ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो किसी भी कार्बन चेन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करे, डिसाइड करे, खत्म, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तुम तो ऐसी नई नई डेफिनेशन बता रहे हो मुझे कि मेरा फंक्शनल ग्रुप से ही विश्वास उठ जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट, जो क्या करे पूरे के पूरे ग्रुप की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को वैसा क्या करे, डिसाइड करे, उसको मैं क्या कहूंगा, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं ओ OH लगा दिया एक बड़ी सी कार्बन चेन पे, तो क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल तो समझते हो ना दोस्त, जिंदगी में पाला नहीं पड़ना चाहिए एल्कोहल का, पड़ चुका है। अरे कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं हमारी कोचिंग में भाई, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, एल्कोहल से पाला पड़ चुका है इनका है। तुमको एल्कोहल दिखे तो हमेशा क्या करना है, नो, अवॉइड करना। ठीक है या नहीं? तो अगर कार्बन कार्बन चेन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कहना मैं इसको ले लूंगा, इसमें से OH हटा दो, केवल क्या क्या लगा दो, CC लगा दो, जो भी तुमको OH ऑफर करे। चलो बढ़िया बात। अब तुमको सारा काम जो करना है ना इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे करना है। पूरा IUPAC हम किस पे काम करेंगे, पूरे IUPAC में इसी पे काम करने वाले हैं, ठीक है? अरे बोलो। अब IUPAC को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, IUPAC के अंदर रूल पढ़ेंगे कि IUPAC की नेमिंग कैसे करते हैं। इसको उतार लो जल्दी से, उतार लिया सब लोगों ने, उतार लिया ये, जल्दी उतारो फास्ट 1 मिनट में। अच्छा उतारना तुम एक लोग, एक चीज तो हमने डिस्कस ही नहीं करी यार, फंक्शनल ग्रुप तो मैंने इतना बोल के ही छोड़ दिया। फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म करो, आ जाओ। पहला फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप OH, बढ़िया, OH। दूसरा, ओके, तीसरा, चौथा, हम्म, अरे बोलो, इसी को तो कह रहे हो, और बोलो, देखना चाह रहा हूँ मैं। SH, SH कब, SO3H तो मैंने भी सुना है, SH भी आ जाता है था। COO, अरे मैं तुम लोगों से जानना चाह रहा हूँ तुम्हें फंक्शनल ग्रुप पता है भी या नहीं। C डबल बॉन्ड O, OR,
और बोलो। SO3H, रुक जाओ। CN, चलो साइनाइड ले लो। और CO ले लो। और SH कौन हल्ला मचा रहा है इतनी देर से? हम्म अरे उसके अलावा और भी बहुत हैं, अभी उन्हें तो बोल लो जो मेन है कम से कम। SH को लेके बैठ गए हो। SH कौन सी तुम्हारी केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है तुम्हारे में SH का? NH3 फंक्शनल ग्रुप होता है। आर यू श्योर? NH2 एग्जैक्टली क्या रहा मेरा? अमीन रहा। अरे बोलो तो सही, मुझे आइडिया तो हो कम से कम। इधर क्या लगाऊंगा मैं? R। आ जाओ। NH2, इसके बाद और? हम्म NH, सिंपल। ओके। NH2 के बाद NH और SOH, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज अ फंक्शनल ग्रुप और नॉट? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज अ फंक्शनल ग्रुप और नॉट? हेलोजन कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते हैं। अब ऐसा कैसे बिहेव करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं। ठीक। और बोल रहे हैं SO3H। ओके। और CO। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है? ये कुछ और है क्या? अब तुम अभी कहते COCl, फिर कहते CONH2, अब देखो निकल गया है एक CONH2। अभी इतनी देर से कोई मेन मेन तो बोल ही नहीं रहे हैं इतनी देर से। एक निकल के आया ठीक ठाक। ये जो NH2 आपने लगाया, यही सेम कहाँ पे लग जाता है बेटा? अब ये क्या बन गया? अमाइड बन गया। एक और है इंपॉर्टेंट। अभी तो तुमने ROR बोला है क्या किसी ने? अरे बोलो। ROR क्या? ईथर। अरे है कि नहीं? एक और है तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है। एसिड एंड हाइड्राइड। यही सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहले पे मैंने क्या लिख दिया? अमाइड। दूसरे पे क्या लिख दिया? एल्कोहल। तीसरे पे क्या लिख दिया? एल्डिहाइड। चौथे पे क्या लिख दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे नीचे एसिड हलाइड। उससे नीचे, अरे एसिड हलाइड के नीचे C डबल बॉन्ड OR, क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। उसके नीचे हम्म नाइट्राइड। ओके, नाइट्राइड है वो, CN। साइनाइड है वो। उसके नीचे C डबल बॉन्ड OR, ये किसने लिखवाया है? ये क्या है? कीटोन। अरे भाई कीटोन है। इसके बाद नीचे अमीन। और उसके बाद ईथर। ये सारे फंक्शनल ग्रुप का आइडिया तो है ना तुम लोगों को? हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से। अब उतार लो इस चार्ट को जल्दी से, फिर मैं तुमको रूल दिखाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक मंगाऊंगा, रुक जाओ। वे पानी पियोगे तो फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाओगे तुम लोग। हम्म कल मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। सारे लोग आए थे ऑर्गेनिक की वजह से सब। लगा पा देंगे इसी। इट्स नॉट अ बिग टास्क यार।
हम्म। अरे भाई अभी बहुत टाइम है तुम लोगों को, अभी तुम लोगों को 40 दिन हो रहा ना यहाँ पे। तुमको क्या लग रहा है? हाईएस्ट 41 था। तो ये तो बेसमेंट है ना, चल जाएगा बिना पंखे के। ठीक है, लगवा देंगे। देखो भाई, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा जरूरी क्या है? पंखा, एसी। पहले जमाने में लोग कैसे जाते थे पढ़ने के लिए? कोई बताता था नहर कूद के जा रहा हूँ, है ना। आजकल के बच्चे कह रहे हैं सर सिलेक्शन बाद में देखना, पहले लगवाओ पंखा। समझ रहे हो? है कि नहीं? अरे थोड़ा सा पसीना तो बहाओ यार, पढ़ते पढ़ते तुम लोग। तुम तो मेहनत करोगे नहीं। ये लोग तो मेहनत करेंगे नहीं। अब कोई करा रहा है तब भी नहीं करेंगे। डालो भाई नेमिंग के लिए रूल ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। लो, पियो पानी। अब कोल्ड ड्रिंक की मत करना मुझसे। एक टाइम पे एक ही फरमाइश पूरी करूंगा मैं। एक के अनसब्सक्राइब करने से क्या 1 लाख में कम हो जाएंगे? है। तुम्हारे चक्कर में तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, अगला लड़का ड्राइंग बना बना के पूरी कॉपी भर देगा अपनी। क्या बना रहे हो? हार्ट बना रहे हो? भाई तुम्हारे पढ़ लिख नहीं रहे हो, आगे देव बैठ के पूरी ड्राइंग बनाने में लगा पड़ा है, वो कह रहा मत पढ़ो। ये मुझे लग रहा है इस बीटेक छोड़ के आर्किटेक्चर में जाने का मूड बन रहा है इसका। बी आर्क में जाने का मन है इसका। चलो भाई। अच्छा, आईयूपीएसी की नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 बोलो। सबसे पहला रूल कहता है सेलेक्ट पेरेंट चेन। सबसे पहला रूल कहता है कि आप सबसे पहले क्या काम करो? पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। अब पेरेंट चेन के सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेटा क्या होता है? ये होता है कि वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो? कार्बन एटम हो। अगर दो लैंग्वेज चेन है, मैंने मान लिया दो बड़ी बड़ी चेन है, तो मैं उसको पेरेंट चेन लूंगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो? सबसे ज्यादा हो। क्या ये बात हमेशा सही है? हमेशा सही नहीं है। केवल किस केस में सही है? जब तक कोई सब्स्टिट्यूटेंट ना आ जाए। किसी ने कहा जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप ना आ जाए। ओके, मे बी। अरे छोड़ो, फंक्शनल ग्रुप तक तो बात ही नहीं पहुंचती। ये रूल केवल वैलिड है किसके लिए? एलिफेटिक कार्बन्स के लिए। किसके लिए वैलिड है? एलिफेटिक कार्बन्स के लिए। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो आईयूपीएसी नेमिंग जो कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं सैचुरेटेड की। किसकी कर रहे हैं? सैचुरेटेड विदाउट विदाउट फंक्शनल ग्रुप। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर रहा हूं विदाउट फंक्शनल ग्रुप लेके। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उनमें मेरी क्या है?
कार्बन कार्बन एटम लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो मैं उस कार्बन एटम की चेन को सेलेक्ट करूंगा जो क्या है मेरी सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, आप मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, जब भी मैं आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं हमेशा कार्बन लिख के छोड़ दूंगा, कार्बन लिख के छोड़ दूंगा, कभी भी एच नहीं लगाऊंगा। एच आपको बताया, अगर मैंने ऐसे लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, तो आप बिना कहे समझ जाना कि बाकी सारी वैलेंसीज किससे फिल होने वाली हैं, हाइड्रोजन से। ठीक है, बाकी सारी वैलेंसीज किससे फुल होंगी बेटा, हाइड्रोजन से। इसमें पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? ओ सॉरी अच्छा, पहले ही सवाल पे कह रहा ओ सॉरी, ये तो यहाँ तो भैया मेरी कोचिंग फेल हो गई है। अगर मैं देखूं तो ये चेन मेरी बेटा क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक, और सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे? 8। बोलो, बोलो अब कितने होंगे? अभी भी कितने होंगे? 8 ही होंगे, है कि नहीं? तुमसे ज्यादा समझदार मुझे कौन मिलेगा इस दुनिया में? तुम्हारे हिसाब से पहले भी 8 थे, तुम्हारे हिसाब से अब भी 8 हैं। अब मेरी पेरेंट चेन कैसे बनेगी? अरे अपने दिमाग के ढक्कन को खोल लेना बेटा। देखो कितने हैं इस चेन में, क्या यही मेरी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है? इसके अंदर काउंट करना कितने हैं, 9 है। इसका मतलब अगर मैं पेरेंट चेन के सिलेक्शन की बात करूँ तो दिक्कत तो नहीं होगी किसी को भी सेलेक्ट करने में कि पेरेंट चेन कहाँ है। थोड़ा सा दिमाग को एनालाइज करना कि हमारी पेरेंट चेन कैसे बनेगी। ठीक है, अगला आर्टिकल, अगर मेरा एक बार पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया फिर मैं क्या करूंगा, बोलो। हम्म, अगर मैंने एक बार पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली फिर क्या देखेंगे, ब्रांच देखेंगे। ब्रांच देखेंगे मतलब पोजीशन देखेंगे। ओके, अगर सोचो इसमें ऐसी दो चेन पॉसिबल होती, इसी सवाल में ऐसी दो चेनें पॉसिबल होती जिनमें क्या थे बेटा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आ जाओ, दो चेन लॉन्गेस्ट मेरे पास में अवेलेबल हैं जिनमें दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसको बनाओगे तुम पेरेंट चेन? एग्जैक्टली, जिसमें क्या होंगे, मैक्सिमम ब्रांच रूल। तो रूल नंबर 2 कहता है, इसका रूल का नाम क्या है, मैक्सिमम ब्रांच रूल। पेरेंट चेन मेरी कौन सी होगी, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे। ठीक है, जिसके पास दोस्त मेरी क्या होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी।
पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के यही दो रूल हैं, ठीक है ना। किस केस में? मैक्सिमम ब्रांच के केस में। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसमें आप लोग सर्च करके बताना मुझे, ठीक है। कार्बन, कार्बन, पेरेंट चेन बताओ कौन सी होगी? अपनी अपनी कॉपी पे बनाओ इसे, बोर्ड को देख रहे हो, इसे लिखो और इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करके बताओ कौन सी है। आराम से करना, केयरफुली। इसमें ऐसी दो चेन होंगी जिनके अंदर क्या है बेटा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। जिनके अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हाँ भाई, ओजस 7 कार्बन की होगी। हम्म। इसमें ऐसी कितनी चेन बननी है लॉन्गेस्ट जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है? दो। पीछे से आवाज आ रही है, 3। अब किसकी बात मानूं? किसकी मान लो? किसकी मान लो? 3 है। गर्ल्स साइड में 3 है, बॉयज साइड में 2 हैं। 3 है वो। अरे भाई, ओ एल एफ वाले बड़ी जोर से बोले पीछे से, सर हमारी भी 3 है। अच्छा चलो, तुम्हारे भी 3 है। आगे वाले क्या कर रहे हैं भाई? ये पीएससी वालों कितनी है? हम्म। कितनी है भाई? 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं। 3 से भी ज्यादा होंगी? फिर रुक जाओ, तुम्हारे भी गुरु आ रहे हैं, ओ एल एफ वालों, रुको। वो कह रहा 3 से भी ज्यादा हो सकती हैं। सेम 3 का मतलब समझ रहे हो? ऐसी 3 चेनें हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अब मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है चूज करना कि मैं पेरेंट चेन को किसको मानूं, जिसमें क्या हो? ब्रांचिंग ज्यादा हो। अब आप लोग अपनी कॉपी पे मुझे बना के दिखाओ, आपको किधर से ब्रांचेस ज्यादा लग रही हैं? अरे आप लोग बना बना के देखो ना, मैंने आपको आपका कॉपी पेन थोड़े नहीं पकड़ रखा। जल्दी से मुझे बना के दिखाओ कौन सी चेन मेरी फाइनली पेरेंट चेन है। सीधी वाली। हम्म। हम्म। बोलो। किस में? किन दोनों में लड़ाई चल रही है, 4 और 5 की? हिमांशु को? उसकी 4 बन रही है। चलो आ जाओ। एक चेन मैंने बनाई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसमें कितने कार्बन एटम आए? 7।
अब चलते हैं। अगर मैं सीधे गया तब भी 7, और अगर मेरा मन ऐसा हो जाता कि मैं ऐसे जाके और फिर ऐसे मुड़ जाता, अब भी कितने? अब भी 7। ठीक है, अब भी कितने? 7। अब गौर से देखना, फिर एक और सिचुएशन बनी कि अगर मैं सीधे जा रहा था, ओहो, तो मैं इधर ना मुड़ के इधर ही मुड़ जाता। अब भी कितने? अब भी गिनना, अब भी कितने? 3 और 3 6 और 1 7, 3 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और बोलो इस वाले से, ये गधे हो गया। आप चाहे ऐसे ले रहे हो तब भी एक सब्स्टिट्यूएंट, और ऐसे जा रहे हो उधर की तरफ तब भी एक सब्स्टिट्यूएंट, तो वो अलग अलग थोड़े ना हुआ। ये शाबाश, इस हिसाब से तो तुम इसमें 15 चेन बना देते। किधर से? इधर से ले लिया मैंने, और फिर सीधा ले जाऊं है, फिर सीधा ले जाऊं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ये कह रहे हैं कि सर एक बार इधर से ना ले जाके इधर से ही रखो सेम सेम, और इस बार क्या रखो, पूरा सीधा रखो। ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या दिमाग के ढक्कन घूमे? अब इन सब पॉसिबिलिटीज को अलग अलग बनाओ, और फिर सबकी क्या चेक करो, ब्रांच, और गलती से दो की ब्रांच सेम आ गई तो तुम्हारा सवाल गलत है। इसका मतलब अब तुम आसानी से चूज नहीं कर पाओगे। अब तुम बताओ इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज किस केस में बन रही हैं? आप लोग गौर से देखो, अगर तुम इसके स्ट्रेट चेन बना के इसकी ब्रांचेस काउंट करो, सबसे ज्यादा ब्रांचेस केवल उसी केस में, बाकी किसी भी केस में ब्रांचेस नहीं है। इसमें से आप किसी भी केस को उठाओगे, जैसे मैं सपोज जेड, ये जो मैंने ब्लू कलर लिया है, अगर मैं इसी को ले लूं तो इसके हिसाब से एक ब्रांच मेरी ये रही, दूसरी ब्रांच मेरी ये रही, और ये पूरी क्या हो गई, तीसरी ब्रांच। केवल कितनी ब्रांच मिली बेटा मुझे? 3। हल्ला तो ये करेंगे, जब तक इनको पार्टी नहीं मिलेगी ये मानेंगे नहीं। अभी बुलाता हूँ मैं तुम्हारे सर को, लो चलो। हम्म। स्ट्रेट चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलेंगी तुमको। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ। ये जो मैंने इतना हौच पौच इसमें किया है दोस्त, ये सब कुछ दिखाने के लिए किया है। आप सारी पॉसिबिलिटीज को बनाना, आप देखोगे जो सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है वो केवल ये केस है, जिसमें आपको 1 2 3, यहाँ पे भी तो एक लगा हुआ था, 4 और एक 5। कितनी ब्रांच मिलनी है इस केस में मुझे? अब आप ऐसा कोई भी केस ढूंढ लाओ अलग से बना के जिसमें आपको 5 ही ब्रांचेस मिल रही हो। अरे पेरेंट चेन के कितने साइड में लगे हुए हैं उनको बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा क्या है, ये क्या हो गया मेरा मैक्सिमम ब्रांच रूल। पहले मुझे क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन वो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। फिर पता चला ऐसी 2 4 चेनें एग्जिस्ट कर गई जिनमें सब में क्या थे बेटा, कार्बन एटम सेम थे, तो मैं किस पे जाऊंगा, मैक्सिमम ब्रांच रूल। तीसरा रूल कहता है कि अगर आपकी पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई, अब आप नंबरिंग करो आईयूपीएससी के लिए। कैसे करोगे बोलो भाई? नंबरिंग पे आ जाओ। टोटल 5 रूल है आईयूपीएससी के, आप रूल नंबर 3rd तक आ गए। नंबरिंग कैसे करोगे? जहां से सब्सटीट्यूएंट का हो मेरे पास में हो। पहला रूल कहता है नंबरिंग का, जहां से मेरा सब्सटीट्यूएंट बेटा क्या हो, पास में हो, वहां से मैं क्या करूंगा, अपनी नंबरिंग करूंगा। वहां से क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसे दो पड़ गए, अगर ऐसे दो पड़ गए सेम पोजीशन पे,
तो फिर किस रूल को फॉलो करूंगा मैं? हेलो। हेलो। संदीप भाई कहाँ हैं? नीचे भेजो कोचिंग पे। अरे वो कहाँ है ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, बात तो कराओ मेरी एक बार। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। नहीं आया। ठीक है। ओके। ठीक है ठीक है। चलिए। आप क्या हुआ? अरे भाई, कैंसिल करवाना है क्या तुमको? ये कह रहा है। ये। अच्छा। चलिए भाई, 5 रूल पढ़ लो बस, उसके बाद तुम फिर सीधा पार्टी लेना, ठीक है? मैंने कहा 5 रूल पूरे पढ़ लो सही से, उसके बाद पार्टी लेना तुम। ठीक है। 4th नंबर रूल बताओ, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम नंबर पे आ गए फिर क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली रूल। अगर सब्स्टिट्यूएंट बेटा क्या आ गए, सेम पोजीशन पे आ गए, तो मैं किसका यूज करूंगा? रूल नंबर 4 का। क्या कहता है? इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर सेम पोजीशन, देन वी प्रीफर। अब मैं किसका यूज करूंगा? अल्फाबेटिकली रूल का। कि पता चला सेम पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और सेम पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? बोलो भाई। अल्फाबेटिकली आएगा फ्लोरो। ठीक है। अब एक रूल और आता है बेटा, जिसका नाम है। अच्छा, इस रूल में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नंबरिंग करना आप किधर से करोगे? नंबरिंग किधर से होगी? एक तरफ लगा हुआ है मिथाइल, एक तरफ लगा हुआ है इथाइल। नंबरिंग किधर से होगी? बोलो। नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट से या राइट से? एग्जैक्टली exactly। इसमें नंबरिंग करने से पहले गधो एक चीज सोच लेना गौर से,
पहले नंबरिंग तो बहुत बाद में आती है, पहले क्या बनती है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन में तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा C2H5 को तो क्या होगा, नीचे खुलेगा, कितने कार्बन मिले मुझे, 2, और उधर कितना मिल रहा था, एक। तो मैं पहले क्या प्रीफर करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग तो बाद का काम है, कुछ स्मार्ट लोग पहले नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन बाद में। पहले क्या काम है, पेरेंट चेन बनाना। अब नंबरिंग किधर से होगी, इधर से ही होगी। 6 7। अब अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, 2,5 डाई मिथाइल, और बेटा क्या, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी। तो यही तो है तरीका लिखने का। तो एक बार जो जो उसमें जाके वहां पे ये मत करना कि लेफ्ट से मैं क्या करूंगा, नंबरिंग। पहले क्या देखना है मुझे, पेरेंट चेन। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, रूल नंबर 5, इसे उतारो जल्दी से, लास्ट रूल, और फिर तुमको बहुत सारे सवाल कराता हूं मैं IUPAC के। अरे बोलो भाई, हो गया। लास्ट रूल पढ़ो और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो। क्या ये जो रूल है, इस रूल का नाम क्या था, इस रूल का भी तो कुछ नाम होगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 की जरूरत कब पड़ी, जब रूल नंबर 4 मेरा क्या हो जाए बेटा, फेल। व्हेन रूल नंबर 4 फेल। अब कैसे फेल हो गया रूल नंबर 4, गौर से देखने के, एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक, इस कार्बन पे मैंने क्या किया, दो दो लगा दिए, इस कार्बन पे मैंने एक लगा दिया। पहला तरीका तो ये। अब मैं इसमें नंबरिंग किधर से करूंगा, हम्म, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से, राइट से क्यों नहीं करेंगे। मतलब 2 पे क्या है, इथाइल है। ये तो खो जाता है पढ़ते पढ़ते। ये लड़का कुछ थोड़ा सा यूनिक है। ये कह रहा 2 पे है इथाइल, फिर कह रहा अरे सर इथाइल कहाँ है, तो सब मिथाइल ही मिथाइल है। अरे, अभी से तुमको ऐसा फील हो रहा है। हाँ भाई देव, तुम्हारे मतलब का कंटेंट नहीं मिल पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, यू डिजर्व मोर। ना, कुछ लोग ऐसा लगता है मुझे और हायर लेवल का टीचर डिजर्व करते हैं, पर तुम लोगों की मजबूरी के चक्कर में उनको मुझसे पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो। उनको लग रहा है ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पहले से आता है। मैथ वाला क्या करवा दो। अरे नहीं यार, अब पढ़ लो यार, अब क्या चेंज करा रहे हो, 40 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। अब चेंज वेंज वाला कॉन्सेप्ट मत करना, क्योंकि जैसे मैथ का चेंज हुआ तुरंत तुम कहोगे केमिस्ट्री का चेंज करवा दो, है ना।
बेटा केमिस्ट्री का चेंज करवाने का तो तुम्हारी कोचिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं देव, इन्हें समझा देना, केमिस्ट्री का चेंज कराने के चक्कर में तो कोचिंग चेंज कर। हाँ मैं सब पढ़ा देता, ऑनलाइन में 250 बच्चे भी मैं ही पढ़ा दूँ, तुम लोगों को भी मैं ही पढ़ा दूँ। मैं आ जाओ, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट था, मैं इधर से नंबरिंग करता तब भी दूसरे नंबर पे क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था। बहुत गौर से सुनना, सबसे कंफ्यूजिंग रूल है। इसका मतलब ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, ये इफेक्ट और ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। बहुत गौर से सुनना, अभी 3-4 इलिस्ट्रेशन कराऊंगा इसी में। ये इफेक्ट कैंसिल। अब मैं फिर दोबारा से सोचना स्टार्ट किया, मैं इधर से इधर आया, इधर कुछ नहीं है, पर मैं इधर से इधर आया, इधर था। इसका मतलब क्या कर गया, रूल डोमिनेंट कर गया इसकी साइड से। अब अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो बेटा किधर से करूंगा, इसका मतलब अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग में इधर से करूंगा। 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2,5 ट्राई मिथाइल और बेटा क्या, हेक्सेन। क्या मेरी बात क्लियर है? अब दूसरी इलिस्ट्रेशन देखो, अब बताओ, अब नंबरिंग किधर से होगी, या थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं, एक मिनट, इसको भी करना नो डाउट, थोड़ा सा ट्विस्ट और करता हूं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बताओ, नंबरिंग किधर से होगी, किधर से होगी, लेफ्ट से, किधर की तरफ, राइट की तरफ। अरे सही बात है, ये कुछ कह रहे हैं राइट से होगी, देव राइट से होगी ना। अब मुझे लगता है डेजर्व ये हमको ही करता है। अब इसने कहा है नंबरिंग राइट से होगी, इसका मतलब ये हम जैसा ही केमिस्ट्री का टीचर डिजर्व करता है, हम जा। नाउ आई एम फीलिंग प्राउड कि सही काम चल रहा है। नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, किधर से होगी, लेफ्ट से होगी। देखने का तरीका फिर वही पहले वाला, कैसे कि अगर मैं इधर से आता तो तीसरे नंबर पे ये था, इधर से आता तो तीसरे नंबर पे ये था, दोनों इफेक्ट कैंसिल हो गए। फिर दोबारा सोचता इधर से आता तो ये चौथे नंबर पे था, पर इधर से आता तो ये 5th नंबर पे था। इसका मतलब नंबरिंग किधर से होगी बेटा, इसका मतलब नंबरिंग जो होगी मेरी, वो नंबरिंग मेरी इधर से होगी। हम्म, नाम लिखो, इसका क्या होगा, नाम बोलो। 3 थाइल। सही है, क्लियर। अब अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करता, जो मैंने इससे पहले पूछा, इस CH3 को उठा के अगर मैं यहाँ लगा देता इसी के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी पहले से CH3 लगा हुआ था, उसी के ऊपर एक और CH3 लगा देता, फिर नंबरिंग इधर से होती। मतलब अगर मैंने विजुअलाइज करने को कहा, अगर ये 4 पे जो मेरा मिथाइल लगा हुआ है, अगर मैं इसको 6 पर रिप्लेस कर दूं 4 से, तो अब नंबरिंग किधर से होगी, हम्म, अरे बोलो, राइट से होगी। अरे बोलो भाई,
सेम रहेगी। ये तो कोई आंसर ही नहीं हुआ, सेम रहेगी। अब पीएससी वाले बेटर डिजर्व करते हैं, सही बोला, बिल्कुल राइट से। अगर मैंने इसको 6th नंबर पे रिप्लेस कर दिया तो लेट अजूम ये यहाँ पे कभी था ही नहीं, ये तो मिट ही गया पूरा, ये रियल में ही नहीं था यहाँ पे, हटाओ इसे। ये लगा दिया मैंने CH3। अबे गधो, तीसरे नंबर पे आया, मुझे ये मिला, तीसरे नंबर पे आया, मिला, इफेक्ट कैंसिल हो गया, दोबारा देखना स्टार्ट किया तो तीसरे नंबर पे है तो ये। अब नंबरिंग किधर से होगी? राइट से। एक ही कहानी तुमको 4 बार सुनाओ पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, इधर से देखो, इधर से देखो, इफेक्ट कैंसिल, फिर दोबारा देखो। हाँ, यही देखे हैं बस। क्या बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए तो इलिस्ट्रेशन ली गई। बच्चे कह रहे मैं इधर से देखने आया तो मिथाइल था, इधर से देखने आया तो इथाइल था। इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा बेटा, अल्फाबेटिकली तो बाद में आता है। अल्फाबेटिकली तो बाद में आता है। आप क्या कर रहे हो, जो बाद में आता है उसको पहले, और जो पहले आता है उसको बाद में, इसीलिए गलती कर रहे हो। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बताया, इधर से है, इधर से क्या, मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ये 5 रूल हैं जो हमारे एलिफेटिक का सवाल कभी भी गलत नहीं कराएंगे, और AMU वाले हमारे इतने अच्छे हैं कि ज्यादातर सवाल वो एलिफेटिक से ही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप में मेहनत मत करो, है कि नहीं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में मेहनत मत करो, केवल क्या पढ़ के आओ, ओपन कार्बन चेन, सीधा सीधा। इनसे क्या पूछा है? अब मेरे हिसाब से इसी रूल में हमारे ओपन कार्बन चेन के क्या हो जाएंगे, सारे सवाल लग जाएंगे। एक दो सवाल मैं तुम लोगों को देता हूं, उनको करो। उतार लिए दोनों? उतार लिए सबने दोनों? उतारो जल्दी से। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो बेटा। हो गया? चलो आओ। IUPAC नोमेनक्लेचर करो इसका।
ठीक है, पहले आप इन दोनों सवालों को करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला तुमने, कर सकते हो कॉमन नेमिंग में। पर मैं तुम्हें बचाऊंगा इसकी कॉमन नेमिंग को करने से, क्योंकि अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो तुम कर नहीं पाओगे। अगर मैंने एक और कर दिया नीचे, फिर क्या करोगे? एक और कर दिया फिर क्या करोगे? इसके भी साइड में एक एक और लगा दिया, फिर क्या करोगे? ये स्पेसिफिक है, इसको मैं आइसोप्रोपाइल बोलता हूँ। पर अब मैंने इसमें चार पांच और जोड़ दिया तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। वही तो। पहले वाले का नाम बोलो। 2,5 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। पहला गलत है इसका मतलब, है ना? ये तुम्हारा मुझे सही लग रहा है। तुमने बेटा बीच में ना क्वेश्चन में एक CH2 नहीं लिया है, यहाँ पे दो CH2 है, देखो गौर से। सही है पहला। आप कैसे लोगे चेन को? आप चेन को ऐसे लोगे। अरे यही तो पेरेंट चेन है। अगर ये मेरी पेरेंट चेन है तो नंबरिंग किधर से होगी? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 डाई मिथाइल वॉट। इसमें आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिनता 4, इधर से गिनता 4। मतलब नंबरिंग डजेंट मैटर, किधर से भी कर लो, है कि नहीं? इसका नाम क्या लिखा आप लोगों ने? एग्जैक्टली exactly। जो जो आपने स्पेसिफिक बोला है ना एकदम, आइसो प्रोपाइल जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हो, इसमें वो वाला वर्ड यूज मत करना। 4 प्रोपाइल मत करना। आप करना यहाँ पे 4 मेन नेमिंग हो गई। इसके बाद जो ब्रांचेज में भी अगर ब्रांचेज हो तो यूज करना 1 डैश और 2 डैश। इसका मतलब 4 पर, 1 डैश पर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? 1 डैश मिथाइल एंड देन एथाइल। ये इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, इसको करने का क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपने नेम और फिर क्या है, जो तुम्हारा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट में भी एक और सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? तो उसको डिफाइन करने के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बहुत सवाल कराऊंगा मैं भी आगे, पहला क्वेश्चन है। ठीक है नहीं? 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश पे क्या हो गया? मिथाइल, और 1 2 कितना क्या हो गया? इथाइल। उसके बाद सीधा क्या है बेटा? हेप्टेन। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे लेवल के सवालों पे आओ। पीछे करूं से उतारो। कौन से 1 डैश पर इथाइल है? कहाँ देख रहे हो 1 डैश पे इथाइल है? ये 1 डैश पे क्या लगा हुआ है? अगर तुम इसके रेस्पेक्ट में इसको पेरेंट चेन मान रहे तो 2 कार्बन की तो चेन हुई। एक क्या सब्स्टिट्यूएंट में? सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो। एक सवाल थोड़ा सा अच्छा है।
IUPAC नेमिंग बता दो इसकी, बस खत्म। हम्म। हम्म, हम्म। समझा? नामांकन बताओ दोस्त, इसका क्या होगा? बोलिए। 5 ethyl 3 मिथाइल। व्हाट? ऑक्टेन। चेक कर लो भाई सब लोग। सही है। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर ना इरिटेट हो जाता है बार बार ऐसे लिखने में, CH3 CH2 CH2 CH3। तो केमिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एलिफेटिक में अगर कोई भी सवाल आएगा, मुझे लग रहा है अब आप लोगों का गलत नहीं होगा, पेरेंट चेन बनाना सीख गए। अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो वाला केस भी सीख गए। बार बार गलती होती है पेरेंट चेन को डिसाइड करने में। यहाँ पर जो अपनी पेरेंट चेन होगी वो ये होगी, देख लो गौर से, यही होगी या नहीं होगी? सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेरी यही रहने वाली है। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है एलिफेटिक के जस्ट खत्म होने पे, ये तो मैंने अभी ऐसे ही सिखाया। अब इसी एलिफेटिक में आप लोग अगली हेडिंग पढ़ोगे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। गौर से देखना, CH3, हे भाई, हाँ, मैं आज क्लास लेने नहीं आ रहा था ऊपर से। मैंने कहा मैं जाऊंगा, नीचे कोई पढ़ेगा है नहीं, पर फिर भी तुम लोगों को डांट डपट के इतनी देर पढ़ा लिया मैंने। नहीं, अभी तो आध घंटे और चलेगी क्लास, अभी 30 मिनट और चलेगी क्लास। आज का टारगेट तो पूरा कर लो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करो। अब मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। गौर से देखना, अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूं तो ये मेरा कार्बन हो गया। इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा? तीन। तीन हाइड्रोजन। फिर मेरा दोबारा क्या लगा हुआ है? कार्बन। फिर बेटा तीन क्या लगा हुए हैं? हाइड्रोजन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहता है कि आप जो कार्बन है उसको किससे बनाइए? डॉट से बना लीजिए। और वो जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको भी क्या बना दीजिए? डॉट। आज की डेट में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर तुम्हारे सामने स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब वो तुम्हारे सामने क्या है बेटा? इथेन। क्या है तुम्हारे सामने? इथेन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझा? पकड़ पा रहे हो? इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सपोज दैट किसी बच्चे ने लिखा कि भैया इसका मुझे बना के दिखाओ, CH3 CH2 और CH3। तो मैंने कहा तीन कार्बन एटम है ना तेरे पास में, तो मैंने तीन कार्बन एटम ऐसे बना दिए। अब ये जो हर हर शार्प पॉइंट आपका क्या है? कार्बन एटम। क्या ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पकड़ पा रहे हो? अब गौर से देखना, किसी ने कहा भाई मैं तो ऐसे लिखूंगा इसको, CH3 CH CH3 और आपका क्या है अगेन? CH3। आप गौर से देखना, एक्चुअल में क्या है मेरे? तीन कार्बन और फिर एक क्या लगी हुई है? हाँ। क्या ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। क्या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पकड़ के कैसे बनाते हैं? अरे बोलो। सब क्लियर है ना दोस्त एकदम? ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा? बता देना। ये कोचिंग बिल्कुल फ्री है दोस्त, यहाँ पे जो भी नया आ रहा है अगर समझ में ना आए तो बता देना। अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा भाई, है कि नहीं? बस ये एग्जाम से 5 दिन पहले मत बताना कि भैया आप रिफंड दे दो, है कि नहीं? पेपर से 5 दिन पहले बता के कहें समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा पैसा वापस कर दो, है कि नहीं?
ये सब गड़बड़ मत करना बेटा, कोचिंग का बजट हिला के चले जाओ तुम लोग। बोलो। किसको? इस वाले को? तुम्हारी समझ में आ गया? तुम्हारी समझ में आया, यस और नो? समझाओ इसे। अरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, अब नेमिंग करो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की, आ जाओ। नेमिंग करो उसकी। हेलो। हाँ दीदी, क्लास ले रहा था मैं अभी। पता नहीं है, शायद निकल गई दिखे, अभी पता नहीं है मुझे आ रही हैं नहीं आ रही हैं। नहीं, मैं नीचे कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तुम कहाँ पे हो? तुम कहाँ पे हो, ये कह रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। हेलो। एक मिनट रुकना। हेलो। घूम रहे हो? ऐसा करो, तुम चले जाओ। हाँ चले जाओ तुम बस से। हाँ हाँ। तुम सुन रहे हो भाई? तुम निकल जाओ, निकल जाओ। अब कोई मम्मी नहीं आ रही, कोई मम्मी नहीं आ रही, देख लो पतली गली। हुआ? ठीक। अब मैं इसमें बहुत सारे सवाल दे सकता हूँ पर कोई भी सेंस नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये 3 इलिस्ट्रेशन इनफ है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है नहीं? अभी मैं फंक्शनल ग्रुप में जितने भी सवाल कराऊंगा अब कहीं पर भी हम CH3 CH2 नहीं लिखेंगे, हर जगह पे क्या लिखेंगे? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन चलेगा सीधा सीधा। अगर मैं पहले सवाल को देखूं तो 1, ये क्या हो गया इसमें यार? 1 2 3 4 5, अरे देखो गौर से, यही तो होगा। इसके बाद ये इथाइल और ये इथाइल मेरे लिए बेटा क्या हो गए? एज अ सब्सटीट्यूएंट, है कि नहीं? अगर ये दोनों मेरे लिए सब्सटीट्यूएंट हो गए तो मैं क्या लिखूंगा? 3 3 3,3 डाई इथाइल और क्या बेटा? पेंटेन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? नीचे वाले पे आ जाओ। 1 2 3 1 2 3, इस पे 3 पे मिथाइल, इस पे 3 पे बहुत बड़ा सब्सटीट्यूएंट, पहले इसका नाम देखता हूँ, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट में सब्सटीट्यूएंट है तो 1 डैश
2 डैश। अब मैं जब इस वन है एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं इसकी नंबरिंग को, बिल्कुल सही बात है, यहां से आया मैं 1 2 3 इस कार्बन तक पहुंचा, 1 2 3 इस कार्बन तक भी पहुंचा, लेकिन जब मैं इसको लूंगा तो एक सब्स्टिट्यूएंट बना, और अगर मैं इसको लेता तो क्या बनता, कितने सब्स्टिट्यूएंट बनते, अगर इधर से आता तो मैं 3 सब्स्टिट्यूएंट बनते भाई। तो मेजर ब्रांचेस किधर बनी, इधर बनी, मेरी पेरेंट चेन क्या रहेगी, अरे बोलो, है कि नहीं, है कि नहीं। इस सवाल एरर में थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, बिल्कुल सही है, अभी मैं इसे बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने तुम्हें बनाया है। ठीक है, ये बन गया, अब ये बन गया तो फिर तो तुम्हारा सवाल ही पूरा क्या हो गया, आसान हो गया, फिर क्या काम हो गया, आसान हो गया। चलो इसे भी कर लो। अगर मैं नंबरिंग करने पे आ जाऊं तो उधर से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से, है कि नहीं, क्योंकि क्या हो गया, मेरे दो दो लोएस्ट लोकेंट पे पड़ रहे हैं हो, 1 2 3 4 5 और बेटा क्या हुआ, 6। बोलो मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, हाँ एग्जैक्टली 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, 3। देखो एक चीज याद रखना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कभी भी अल्फाबेटिकली रूल में कंसीडर नहीं करे जाते, करे भी जाते हैं, इसीलिए तो मैंने सवाल लिया था, थोड़ा सा गलत कर दिया। अब जैसे मैं अभी लिख रहा था 2 2 4, पहले मैं लिखूंगा 3 इथाइल, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम 2 2 4 ट्राई, ये ट्राई अल्फाबेटिकली काउंट नहीं होगा, क्या होगा बेटा, मिथाइल, और मेरा क्या बनेगा, हेक्सेन। अब आप सेम क्वेश्चन है, बस एक काम कर देना, सेम क्वेश्चन है, बस एक इधर बढ़ा देना। अब आ जाओ, ठीक है, मैं अलग से लिख दूं कैसे, इधर बना देता हूं, ये लो, ये नया एग्जाम्पल, करो इसे। क्या करना है बताओ।